आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा डिफरेंट है आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले टॉपिक से, थोड़ा सा अलग है। ध्यान से पहले समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले समझ लो। मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, ठीक। अब ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये बी दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ए दे रहा है और दोनों के बीच में शेयरिंग। अब हम बोले कि ए का जो पावर है, पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन, ये जो है ज्यादा है और बी की पावर जो है वो कम है। पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन जो ए का है वो ज्यादा है और बी का जो पावर है वो कम। तो क्या होता है इस केस में कि ये जो बीच वाला शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो थोड़ा सा जिसकी पावर ज्यादा है उसकी तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। लाइट शिफ्टिंग हो जाती है इस शेयर्ड पेयर की। अगर ये शिफ्टिंग होती है, शिफ्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव, एक इमेजिनरी नेगेटिव और इसके ऊपर इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। और कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी नेगेटिव और पॉजिटिव हमने बोला, वो इस बेसिस पे बोला कि ए की इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर ज्यादा थी तो ए ने इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचा। जिसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन उस पे इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज, और जिससे अवे जा रहा है उस पे इमेजिनरी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये मान के चल रहे कि ये लूज कर रहा है थोड़ा सा, वैसे बीच में ही है, ये लूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है तो बीच में, लेकिन इसकी शिफ्टिंग थोड़ा सा किस तरफ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये बी है, ये ए है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बिल्कुल बीचों बीच में था तो थोड़ा सा किस तरफ शिफ्ट हो गया, ए की तरफ शिफ्ट। जिसकी तरफ शिफ्ट हुआ उस पे इमेजिनरी नेगेटिव, और जिसके पास में है, जिससे अवे हुआ उस पे इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर है वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो बीच में शेयर्ड है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है जिस इलेक्ट्रॉन ने, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, उसको खींचने की जो पावर होती है किसी एटम की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या था, एक कोई सिंगल एटम पड़ा हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है या जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम कहते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बीच में शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो पावर है उसको हम कहते हैं उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे ए पुल कर रहा है तो ए की खींचने की जो पावर है उसको बोलेंगे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बी की खींचने की पावर जो है उसको हम बोलेंगे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बी की कम है, इसलिए मान लीजिए एक कोई पर्सन है, उसको इस तरफ से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ से 50 न्यूटन का, तो ऑब्वियस सी बात है 100 न्यूटन की तरफ वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए की पावर ज्यादा है इसलिए ए की तरफ शिफ्टिंग हो गई। लेकिन बी में भी ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें भी है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। तो ये ए बी का डायग्राम बनाइए, फिर डेफिनेशन लिखाते हैं, फिर और बातें करते हैं। छोटू सा डायग्राम बना लो, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। ए बी बना लो, एक तरफ शिफ्टेड दिखा दो, जहां शिफ्ट हो रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल दिखा दो, इमेजिनरी।
हो गया? डेफिनेशन लिखी जाए। क्या ए के ऊपर? हाँ, ये नेगेटिव यहाँ बना लो, जिसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है उस पर नेगेटिव बना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल नहीं है, ये चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज का। चार्ज जब आता है तो डेल लिख देते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं, वो भी इमेजिनरी चार्ज। डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज पावर टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन It is power to pull shared pair of electron It is denoted as En लिखते हैं। It is denoted as En। एक साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, ऑन पॉलिंग स्केल, इन्होंने एक स्केल बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। तो इस पॉलिंग स्केल पे पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्होंने मेजर किया, तो देखा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल और उसकी वैल्यू कितनी थी? 4। पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई, जो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, वो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है। और पॉलिंग स्केल पे कितनी वैल्यू आई थी इसकी? 4। टेम्परेचर तो बढ़ा ही हुआ है, टेम्परेचर कितना है? बहुत ही बढ़ा ही हुआ है। चलिए, क्लोरीन की नोट कर ली। फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की भी नोट कर लीजिए साथ साथ में, इनका काम आएगा अपने को। ऑक्सीजन की है 3.5, नाइट्रोजन की है 3, फ्लोरीन की 4 थी पॉलिंग स्केल पे, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन का भी काम आता है, हाइड्रोजन के लिए भी है, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत काम आती है अपने को, पूरी बॉन्डिंग में भी आएगा, जगह जगह आएगा। और किसकी? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की भी 2.1 होती है, इक्वल टू फॉस्फोरस का। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैसे बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में, कैसे घटेगी, बात करते हैं। और जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ता है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना।
तो ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करो तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट का मतलब होता है पीरियड में मूव करना। लेफ्ट में कौन से ग्रुप होते हैं? अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 2 होता है। राइट में अगर देखो तो 13, 14, 15, 16, 17 ये सब ग्रुप है। 18 को अलग कंसीडर करते हैं क्योंकि इनर्ट एलिमेंट है। लेफ्ट से राइट जब जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी। और अगर आते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब होता है किसी ग्रुप में मूव कर रहे हो। ग्रुप में जब हम लोग मूव करते हैं तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो शेल का नंबर बढ़ता है, शेल का नंबर बढ़ता है तो रेडियस बड़ी होती है, रेडियस बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे होता जाता है, दूर होता जाता है ना। इलेक्ट्रॉन जब दूर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर अपने आप क्या होने लगेगी? कम हो जाएगी। तो इन जनरली ऐसा होता है कि टॉप टू बॉटम जब आओगे तो रेडियस तो बढ़ता है, रेडियस तो इंक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर डिक्रीज करती है। और वैसे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल का नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे क्योंकि अपोजिट नेचर है। अगर लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो गेन करने की या पुल करने की टेंडेंसी कम, अपोजिट होगा। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर टॉप टू बॉटम आओगे किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये इन जनरल ट्रेंड है। जैसे हम लोग रेडियस कहाँ इंक्रीज हो रही थी? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं, है ना, लेकिन बीच में डी वाले आएंगे तो वो पुअर स्क्रीनिंग करेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, दूर ही जाए। दोनों इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, जेफ और कौन सा था दूसरा इफेक्ट? स्क्रीनिंग वाला। कहीं कहीं पे दोनों इक्वल से होते हैं, कहीं कहीं पे ये डोमिनेट करता है। जहां ये डोमिनेट करेगा वहां रेडियस छोटी होगी, वहां इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी। और जहां पे स्क्रीनिंग डोमिनेट करेगा वहां पे क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। बीच के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा स्क्रीन कर रहे हैं तो रेडियस फैल जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा तो खींचने की पावर कम होगी। रिमोट में क्या होगा? क्या ठंड लग रही तुम लोग? तो बंद कर दो, बंद कर दो।
ठंड लग रही तो बंद कर दीजिए। चलिए अब और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ और अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें क्या क्या है देखते हैं। अच्छी का मतलब कहाँ क्या क्या यूज आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन पढ़। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला एप्लीकेशन है, आप पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड चेक कर सकते हो। बॉन्डिंग अभी हमने पढ़ी नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरीके की बॉन्ड की बात करते हैं। एक को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट और दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर को। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे पोलर और नॉन पोलर क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दो तरीके के बॉन्ड पढ़ेंगे, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। देखो जैसे मान लो Cl2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो Cl2 मॉलिक्यूल को अगर देखोगे स्ट्रक्चर को तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, ठीक। अब ये भी Cl है ये भी Cl है, दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की सेम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को ये वाला Cl जिस पावर से खींचेगा उसी पावर से ये भी खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, बीच में होगा, कह सकते हैं एग्जैक्ट सेंटर पे, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। क्लोरीन क्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, सेम ही एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा। जब भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ हो और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है, तो ना तो इस Cl पे कोई चार्ज आएगा और ना ही इस Cl पे कोई चार्ज आएगा। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में कोई पोल नहीं बनेंगे, नो पोल डेवलपमेंट। पोल का मतलब चार्ज, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अगर बीच में है तो कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर ट्रांसफर होता है, तब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, या जो इलेक्ट्रॉन अपने से अवे करता है उस पर पॉजिटिव, जो किसी इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम हैं, जैसा कि Cl2 मॉलिक्यूल में देखा आपने, H2 में देखेंगे, F2 में देखेंगे, इनमें दोनों एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में रहेगा, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। नॉन पोलर कोवेलेंट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या देखने को मिला, बॉन्ड कैसा था, नॉन पोलर कोवेलेंट। नोट कर लिया, तो पोलर पे आए। साउथ नॉर्थ की बात नहीं होगी, मैग्नेट नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पोलर कोवेलेंट कैसे बनेगा, देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पोलर कोवेलेंट कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने बोला HF मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, HF। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे कितनी थी,
4 और हाइड्रोजन की कितनी बताई थी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट कितनी बताई थी ना 2.1। अब किसकी खींचने की पावर ज्यादा है क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव थोड़ा सा इमेजिनरी और इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। जैसे ही मॉलिक्यूल में पोल्स डेवलप हो गए कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोल देंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोल्स डेवलप हो गए तो बॉन्ड क्या कहलाने लगा कोई समस्या चलो हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए जैसे मान लीजिए कि चार्ज स्पीसीज है ना तो कैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंपेयर करें। जैसे मान लो हमारे पास है Fe+2 है और Fe+3 है। इसमें पूछा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में आप ये देखिए कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा ना। कहीं +2 चार्ज है कहीं +3 है तो वो अपोजिट चार्ज को इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज खींचेगा तो +3 वाला ज्यादा तेज खींचेगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के। तो Fe+3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा होगी Fe+2 के कंपैरिजन में। चार्ज स्पीसीज में कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेगा। ठीक। अब अगर स्पीसीज पे कर दें हम लोग नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। किसी कार्बन है जैसे कोई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले से अब उसको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर देखो तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करोगे तो जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम हो जाएगी क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से खींचेगा नहीं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। एग्जाम्पल ले लिया जाए इसका जैसे -2 वाले की कम होगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 वाले की कम हो जाएगी जिसपे चार्ज x कोई एलिमेंट है उसपे -2 चार्ज है और एक बार -1 चार्ज तो -2 वाले की क्या हो जाएगी कम -1 वाले।
नोट हो गया? थर्ड देखो, जैसे हम लोग बात करें ऑक्साइड की बात करते हैं, एलिमेंट के ऑक्साइड हैं, एलिमेंट के हमने क्या ले लिए, ऑक्साइड ले लिए, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में हमको क्या देखना पड़ेगा कि एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसका हम लोग कह सकते हैं कि उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है। एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास ऑक्साइड है Mn का ऑक्साइड ले लीजिए, MnO ले लेते हैं, MnO2 ले लेते हैं। तो इन दोनों ऑक्साइड में अगर देखो तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो +4 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर हम लोग इनके एसिडिक नेचर को चेक करेंगे तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, यहाँ पे कम है। तो जिसमें मेटल का उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। और एग्जांपल लेते हैं इसके। अच्छा, इसको निकाला गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आप सोचेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई काम ऐसा दिख नहीं रहा है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट किया गया है ना। लेकिन अभी पूरी बात मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि अभी बॉन्डिंग में आपने इसकी डिटेल करी नहीं हुई। तो जैसे जैसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उस एलिमेंट के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो हमने लिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, N2O ले लिया, N2O3 ले लो, N2O5 ले लो, NO2 ले लो, NO ले लो, ठीक। सब में ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनको बोला गया कि ऐसा करिए कि ये जितने 5 ऑक्साइड हैं इनको एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। किस में लगाना है, एसिडिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बनाना है। तो आप क्या करो, आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर सब में निकालो नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, दो नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा तो एक का। N2O3 में कितना आएगा, +3, N2O5 में नाइट्रोजन का +5, NO2 में +4, NO में क्या आएगा, प्लस का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे बढ़ रही है, N2O के बाद किसकी है, NO, फिर उसके बाद है N2O3, फिर NO2, फिर N2O5। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की बढ़ रही है वैसे वैसे उसके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज होने का रीजन, बेसिक रीजन तो इससे है कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मतलब जब आप H+ दोगे इसको, जब वाटर दोगे इसको, तो ये कितने H+ गेन कर रहा है उसके हिसाब से एसिडिक नेचर, या जब इसको वाटर में आप डालोगे तो ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, कौन वीक एसिड बनाएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो बेस बनाएंगे बिल्कुल ही उनको वीक बोल देंगे,
कुछ ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल शो करेंगे, है ना। अभी हमने न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ये सब नहीं बताया आपको, बस ये बताया कि एसिडिक नेचर अगर देखना है ऑक्साइड में तो कैसे देखेंगे, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एसिडिक नेचर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो क्या ऑर्डर बनाए इसमें, बोल दीजिए अरेंज। पहले N2O, फिर NO, फिर ये नॉन मेटल। हमने ये नहीं कहा कि कौन बेसिक है कौन एसिडिक है, हमने कहा कि एसिडिक नेचर को बस कंपेयर कर दो। जिसको तुम बोलोगे वेरी वीक एसिड उसको बेसिक भी बोल सकते हो। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। जिस कंपाउंड को बोलोगे बहुत खराब एसिड है वो बहुत अच्छा बेस होगा, अपोजिट चलता है। जो खराब एसिड है वो कैसा होगा, जो बैड एसिड है वो गुड बेस होगा, जो बैड बेस है वो क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, अपोजिट चलते हैं एक दूसरे को। और जो इन बिटवीन नेचर आ जाता है, इन बिटवीन का मतलब जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है बेसिक भी है, उसको बोल देते हैं हम लोग एम्फोटेरिक। बताए थे आपको एम्फोटेरिक कौन कौन से थे, Zn और सोडियम के नहीं थे एम्फोटेरिक। ऑक्साइड कौन किसके किसके थे, मैग्नीशियम था, क्या सिखाया था, एक दिन गाना सिखाया था ना कोई, भूल जाते हो आप लोग। जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो ऐसे करके कुछ बताया था। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, है ना। पीबी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, पंजाबी मतलब पीबी, ठीक बताए थे एक दिन, भूल गया। चलिए हाँ और एग्जांपल ले ले। फोर्थ पॉइंट पे आ गया। सब में जरा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जल्दी से, सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हाँ नया वहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। पॉइंट नंबर 4 है। 1357 आ रही पक्का। सीएल की निकाली हमने, है ना। सीएल सेंट्रल एटम है इसमें। जब बॉन्डिंग सीखेंगे तो सीखेंगे कुछ साइड एटम होते हैं बॉन्ड बनने में, कुछ क्या होते हैं सेंट्रल एटम होते हैं। इसमें सेंट्रल एटम सीएल है, तो सीएल के हिसाब से देखना पड़ रहा है हमको। यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ये चारों कंपाउंड को अगर कंपेयर करें
तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इन चारों में पूछे कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HClO4। सेंटर को देखते हैं, कुछ नहीं, अंडर। पहला वाला कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलो। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। नाम डाल लीजिए। पर हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक एसिड। ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, HCl सब में है, एक में ऑक्सीजन 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एसिड में अगर ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज होता है तो एसिड क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। एसिड में ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करेगा तो एसिड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। केमिस्ट्री कोई फिजिक्स या मैथ्स की तरह डेरिवेशन नहीं है। केमिस्ट्री क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सेप्शंस, उन सब का कॉम्बो है एक तरीके से। और वो पूरा कॉम्बो क्या होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो क्या मम्मी पहले ऐसा थोड़ी कि उठाया लेके पिज्जा दे दिया, लो भाई खाओ। पहले क्या कैसा फूड दिया जाता है बच्चों को, पहले तो लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं, फिर एकदम सॉफ्ट फूड दिया जाता है ना। तो अभी आप किस डाइट पे चल रहे हैं, अभी आप लिक्विड डाइट पे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। 10th तक तो आप पानी पे चल रहे थे, 3-4 महीने तक बच्चों को पानी दिया जाता है, केवल ये लो पानी पे जियो। हाँ, अब क्या मिल रहा है आपको, अब थोड़ा लिक्विड, अब कुछ जूस वूस चल रहा है, उसके बाद चलेगा आपका सॉलिड फूड पे आएंगे अब। चलिए, अच्छा रिलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जैब से रिलेट कर लीजिए। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर रेडियस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होगी, कम होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस क्या चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे।
और एक दो चार और अच्छे पॉइंट सिखाए जाए। नंबर ऑफ इनर शेल, अगर अंदर शेल का नंबर बढ़ रहा है, जितना अंदर वाले शेल बढ़ेंगे उतना क्या बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होगी, कम, अपोजिट चलेगा। एक ही बात है, सब एक ही बात है, तीनों पॉइंट एक ही से रिलेटेड है, अलग अलग करके अगला पॉइंट है, अभी आपने कार्बन के कंपाउंड या कहीं पे भी बॉन्डिंग पढ़ी नहीं है। बॉन्डिंग में एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके का होता है, sp sp2 sp3, इस तरीके से कई तरीके के 5 या 6 तरीके के हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया टॉपिक। तो अभी वो तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे बस आपको एक लाइन में लिखा दे रहे हैं, वहां पे बात ज्यादा समझ आएगी। हाइब्रिडाइजेशन में जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पे sp2 होता है, जहां पे sp3 होता है, sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बस कुछ नहीं, अभी याद रखना है, अभी कुछ पढ़ा नहीं है तो क्या ही बताएं। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 है तो सब उससे कम, sp3 है तो सबसे कम। कार्बन के कंपाउंड को देख के पहचानेंगे कैसे भाई कि कहां पे sp, कहां पे sp2, कहां पे sp3, पहचान लेते हैं थोड़ा सा। अभी नहीं पढ़ी है बॉन्डिंग, लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। कार्बन के अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिखता है आपको, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। कार्बन के अगर एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड दिखता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और कार्बन के चारों तरफ और अगर सारे सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इतना तो याद रख सकते हैं। कंपाउंड में अगर बॉन्डिंग दिख रही है, तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन पे, sp, अगर कार्बन पे अगल बगल दो डबल बॉन्ड है, sp, हाँ, और अगर कार्बन पे एक तरफ एक डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल, तो sp2, अगर चारों सिंगल तो sp3। हाइड्रोजन होगा ना, अभी तो तीन ही दिखाएं। ठीक है, जैसे 10th में अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा, C2H6 इथेन बोलते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखो, ये स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो, C2H6 इथेन, तो कार्बन यहाँ पे चारों सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला कार्बन भी sp, ये कार्बन भी sp3, सॉरी sp3। दूसरा स्ट्रक्चर C2H4, एथाइलीन या एथीन भी बोलते हैं इसको, एथाइलीन या एथीन भी बोलते हैं। सारांश ध्यान कहाँ है आपका, बीच में दो डबल बॉन्ड हैं और 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच, तो ये दोनों कार्बन sp2 हो जाएंगे क्योंकि इसके पास एक डबल बॉन्ड है। ये वाला केस दिखाई दे रहा है, कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है एक तरफ, तो कैसा हो गया, ये भी sp2, ये भी sp2।
यहाँ पे ये sp3, ये भी क्या था, sp। कोई दिक्कत? sp2 हुआ ना। sp तो दोनों डबल बॉन्ड आ जाए, sp ये है, ये sp है, CO2 में दोनों तरफ डबल बॉन्ड। ये है इथाइन, एसिटाइलिन भी बोलते हैं, इथाइन, sp। कहाँ बना दिया नीली लाइन से, मैंने बाद में बना दिया, ये भी कंफ्यूज हो रही थी। आपको देखना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के अराउंड दोनों तरफ डबल बॉन्ड sp, कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड sp, कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड sp2, कार्बन के किसी तरफ ना डबल ना ट्रिपल, सब सिंगल sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp। sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा होगी। चलिए कितने पॉइंट हो गए, 8 हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा वो उतना अच्छा नॉन मेटल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो एलिमेंट क्या होगा, क्या बोलेंगे एलिमेंट को, क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लो है, कम है, तो एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होगी, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई अच्छा नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो अच्छा मेटल। अच्छा खराब का मतलब होता है मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा या कम, अच्छा मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, अच्छा मेटल। तो अच्छे मेटल के क्या कैरेक्टर्स हैं, अगर अच्छा मेटल बोल रहे हो आप किसी को कि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कर दी तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक, वो अच्छा नॉन मेटल होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे ये दोनों, तो अपना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे बोल दें अगर हम लोग फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये तीन है, फ्लोरीन हो गया, आपको बोले नॉन मेटल मेटेलिक कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो वो सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और वो सबसे खराब नॉन मेटल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। अभी
PONF की बताई थी आपको, डेटा लिख लीजिए अपना, डेटा दिया था ना अभी आपको। इंक्रीजिंग, बताइए किसकी किसकी क्या क्या है। चलो बच्चों, फास्फोरस की कितनी थी डेटा बोलिए? 2.1 थी आई थिंक। 2.1 फास्फोरस की 2.1 थी, हाइड्रोजन की बराबर। ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4, नाइट्रोजन की, फ्लोरीन की सबसे पहले लिखवाई, नाइट्रोजन की 3 थी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी है उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे अच्छा होगा, है ना? तो कैसे अरेंज कर दें? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फिर नहीं ऑक्सीजन, ये ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग, बना लेंगे ऐसे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की 3 है ना, तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना। फास्फोरस की तो 2.1 ही रह जा रही है, कम है। पोलैरिटी पढ़ा दी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक पढ़ा दिया, क्या बचता है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अभी नहीं पढ़ेंगे, बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए, अब नहीं बोलिए। हम आपकी वॉइस में बहुत एकदम से डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी आ रहा है आवाज? ठीक है, चलो भाई। लिखो ऑक्साइड, लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन, सवाल लिखे, सवाल। बढ़िया क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया सवाल लिखिए। Na2O सोडियम का ऑक्साइड है, Na2O, MgO, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, Cl2O7। क्या क्या लिखे हमने? Na2O, MgO, SiO2, P2O5, SO2, SO3 था, Cl2O7, ये थे ना ऑक्साइड है ये सब। सोडियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का। सिलिकॉन 14 ग्रुप का। फास्फोरस 15 ग्रुप का। सल्फर 16 ग्रुप का। Cl किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड, ठीक है। एक मोटी मोटी बात तो ये याद रखो कि फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड, सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड लेफ्ट में होते हैं बिल्कुल, इसलिए इनका नेचर होता है बेसिक। जितना राइट में जाओगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। केवल अगर ऑक्सीजन का नंबर देखो तो इसमें और इसमें तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर बाकी सब में कर सकते हो। बोल रहे हो SO2 है, यहाँ पे 2 हो गए, है ना? यहाँ पे अगर देखो P2O5 है ना, P2O5 में अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन, P2O5 में दो फास्फोरस के साथ 5 ऑक्सीजन, तो एक फास्फोरस के साथ 2.5 ऑक्सीजन,
यहाँ पे एक सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन, वहां पे एक क्लोरीन के साथ कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 के साथ 7 है, तो एक के साथ कितने हो जाएंगे 3.5। तो ऐसे ऑन एवरेज में देखें तो यहाँ पे यहाँ पे एक सोडियम के साथ हाफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक सिलिकॉन के साथ 2। धीरे धीरे डेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर एक पर एटम के हिसाब से बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एसिडिक नेचर को कंपेयर कैसे कर लिया कि ऑक्सीजन का नंबर देख लिया, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों भैया, पर एटम, एक एटम के हिसाब से ऑक्सीजन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक तरीका तो ये देखने को बताया था, और दूसरा सबसे क्लियर कट तरीका क्या, ये तो ऐसे देख के हिसाब किताब लगाएंगे। दूसरा सबसे मैथमेटिकल जो तरीका वो है कि एलिमेंट का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा। बात समझ में आती है, चलो निकालो फटाफट। अब आपका काम है एसिडिक नेचर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकालिए अरेंज ऑक्सीडेशन नंबर, मुंह क्या देखते हैं इतनी देर तक। आगे आगे नहीं बोलेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में निकालेंगे। दो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका +2 हो जाएगा, तो एक के हिसाब से कितना आएगा, यहाँ पे -2 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये -4 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये -10 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है बच्चे पार्टी, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए जब एस ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो वैसे हम नेचर देखेंगे तो Na2O और MgO को कैटेगराइज करते हैं बेसिक नेचर। कौन से नेचर में, बेसिक। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सब नेचर होता है सबका कैसा, बेसिक। पानी से रिएक्शन कराओगे बेस बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड का मतलब होता है पानी से रिएक्शन करा दो क्या बना लेंगे, बेस। कुछ आंसर उससे भी निकल आएगा, आंसर पहले से भी निकल आएगा। ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर, पर कहीं पे गड़बड़ी आ सकती है अगर सेम सा आ गया तो कैसे डिसाइड करें। ग्रुप से भी डिसाइड कर लेते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ना, जितना ग्रुप राइट में चलते जाओगे, ये फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्साइड का नेचर कैसा होता जाएगा, और एसिडिक होता जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्साइड विल बिकम मोर एसिडिक,
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं ना, स्टेटमेंट में बच्चों को ऐसे ही फंसाया जाता है, ट्रैप करते हैं। मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, ये सब वर्ड क्या होते हैं, बच्चा उसी में कंफ्यूज करने के लिए ही होते हैं, ये वर्ड बने ही है ऐसे। तो इतना हमने पढ़ लिया, तो अब हम लोग क्या करें, अब 2-3 PYQ कर लेते हैं, तभी तो क्या होगा, टॉपिक का कंप्लीशन और आत्मा की तृप्ति तो तभी होगी, हैं? इतनी जल्दी कैसे थक जाते हो तुम लोग, इतने प्यारे बच्चे हो। टॉपिक पढ़ा दें क्या? नया टॉपिक पढ़ेंगे या अरेंज, क्या दिक्कत है? जाइए जाइए, बच्चों कोई सवाल ही नहीं मिल रहा है, सोच रहे हैं करा दे तो, कुदरत का करिश्मा हो रहा है तुम्हारे। नहीं, मिल ही नहीं रहा। चलो एक तो मिल ही गया, एक सवाल तो मिल गया। Cl2O7 बहुत ही हल्का फुल्का सवाल है। Na2O, Al2O3 और N2O। Al2O3 को याद रखिए, उसमें आ गया ना, कौन सा आपको बताया था, जनाबे आली वाले में एम्फोटेरिक आ गया है ना, तो यहाँ मैचिंग सर्चिंग करनी है आपको। एम्फोटेरिक बेसिक, अभी अभी बताया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के क्या होंगे, बेसिक। 17 ग्रुप के क्या होंगे, एसिडिक। मैच कर दीजिए धनाधन। Al2O3 वो जनाबे आली वाले में आ गया, तो Al2O3 इज एम्फोटेरिक, ठीक। Cl2O7 17 ग्रुप का है, ऑक्साइड, तो 17 ग्रुप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आता है, तो इसलिए एसिडिक। ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड है, तो कैसा नेचर होगा, बेसिक। एक ही ऑप्शन बचता है N2O, एक ऐसा होता है न्यूट्रल। तो आज की क्लास आपके करते हैं, डन 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 डन। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अलग से पूछना हो तो।